हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी कक्षा 12 की अध्याय 1 पुष्टि पादप में लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्लास नंबर 10। इसके पहले की 9 क्लास हमने आपको पढ़ा दिया है और ये 9 क्लास आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाने पर। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा जिसका नाम होगा कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023-24 नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 9 तक की वीडियो और साथ में इसके आने वाली सभी वीडियो 1 बाय 1 करके आपको मिलती रहेगी। सबसे खास बात यह है इस प्लेलिस्ट की कि आपको यहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा सब मिलेगा फ्री ऑफ कास्ट। 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका किसी भी लेक्चर का, किसी भी नोट्स का। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का नाम है परागण से निषेचन। ठीक है, पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको आज हम आपको समझाएंगे। परागण से निषेचन, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। बच्चों, एक बात तो आपको समझ में आया होगा कि परागण क्या होता है, लेकिन ये पूरी बात नहीं समझ में आई होगी कि परागण से निषेचन कैसे होता है। ये आपके दिमाग में एक संशय बन करके घूम रहा होगा। तो आज इसी को हम आपके दिमाग से निकाल करके फेंकेंगे कि परागण से निषेचन क्या होगा और इसकी जगह पर डालेंगे कि परागण से निषेचन कैसे होता है। ठीक, चलिए। तो परागण का मतलब आपको पता है कि परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। निषेचन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूं यहीं पर। यही पॉइंट अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो मैं 100% आपको बताता हूं कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो निषेचन की बात करते हैं, परागण से निषेचन की बात करते हैं तो क्या होता है, नर तथा मादा। ठीक है, पहला पॉइंट होगा नर तथा मादा। नर तथा मादा जनन इकाइयों, नर तथा मादा जनन इकाइयों। जनन इकाइयों का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं जनन इकाइयों को, के संयोजन को निषेचन कहते हैं। इतनी बात आई समझ में बेटा आपको कि नर तथा मादा जनन इकाइयों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। अब बात करते हैं संयोजन क्या है। तो संयोजन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाना। क्या होता है, एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाना ही संयोजन कहलाता है। देखो क्या बताया मैंने कि एक हो जाएगा हमारा नर जनन इकाई और दूसरा हो जाएगा मादा जनन इकाई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नर जनन इकाई और दूसरा हो जाएगा मादा जनन इकाई। जब नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई, ठीक है, नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई दोनों आपस में जब मिल जाएंगी तो मिलने के बाद निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप यानी कि उसके बाद एक नए चीज का निर्माण होता है जिसको हम युग्मनज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, जाइगोट कहते हैं। इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं परागण से निषेचन की, तो परागण से निषेचन कैसे होता है, वो भी एक पुष्पीय पादप में। हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि पुष्पीय पादप कौन होते हैं। तो जितने भी इस पृथ्वी पर पुष्प देने वाले पौधे होते हैं सभी को हम आवृत बीजी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं,
आवृत्तबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आगे की पॉइंट में, सभी पुष्पीय पादप कह लें या आवृत्तबीजी पादप में, आवृत्तबीजी पादप में, आवृत्तबीजी पादप में यह जो क्रिया होती है, ठीक है, यह क्रिया कौन सी क्रिया, परागण से निषेचन की क्रिया। ठीक है, यह क्रिया परागकण के केंद्रक, परागकण के, अभी एक एक पॉइंट आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, परागकण के केंद्रक से बने नरयुग्मक तथा बीजांड में स्थित अंडकोशा कहिए या फिर अंडकोशिका कहिए। ठीक है, अंडकोशा के संयोजन से होता है। समझ में आया बेटा, पुष्पी पादप जो होते हैं, जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, पुष्प देने वाले जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन कैसे होता है उसके बारे में अभी आपने थोड़ा सा जान लिया। एक बार मैं फिर से आपको क्लियरिफाई कर दूं, ये जो पॉइंट हमने दूसरा लिखा है इसमें क्या बात है। अभी हमने आपको पढ़ाया था परागकण के बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ाया था कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, परागकण क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं एक चित्र बनाता हूं, थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बताता हूं कि परागकण क्या होता है। देखिए, इस प्रकार से एक परागकण था आपका। ठीक, ये परागकण दो भागों में बटा हुआ था, ये परागकण इस प्रकार से दो भागों में बटा हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था कि ऊपर की ओर जो कोशिका थी, ठीक है, ऊपर की ओर एक कोशिका थी और नीचे की ओर भी एक कोशिका थी, ऊपर की ओर भी एक कोशिका थी, नीचे की ओर भी एक कोशिका थी। ऊपर की तरफ जो कोशिका थी इसको हमने कहा था कायिक कोशिका, क्या कहा था इसको, कायिक कोशिका। और नीचे की तरफ जो कोशिका थी उसको हमने क्या कहा था, जनन कोशिका। समझ रहे हो ना बात, ऊपर की तरफ जो कोशिका थी उसको हमने कायिक कोशिका नाम दिया था, नीचे की ओर जो कोशिका थी हमने उसको जनन कोशिका कहा था। अब बात यह है कि जब निषेचन का समय आता है, परागण के बाद जब निषेचन का समय आता है, तो उस समय ये जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है, जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है, यही विभाजित होकर के आगे बढ़ता है। क्लियर हुआ, जनन कोशिका का केंद्रक ही विभाजन के बाद आगे बढ़ता है निषेचन के लिए। अब दूसरी बात यहां पर क्या है कि बीजांड में स्थित अंडकोशा, ठीक है, बीजांड में स्थित अंडकोशा। तो हमने इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना भी बताई थी आपको, देख लीजिए, इस प्रकार से हमने आपको एक बीजांड की संरचना भी बताई थी। तो यहां पर बीजांड में ये दो कोशिका होती हैं इस प्रकार से, बीच में एक कोशिका होती है, यहां पर दो कोशिका होती है और तीन कोशिका यहां पीछे होती है। ठीक है, अभी मैं सभी कोशिकाओं के नाम बताऊं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये पीछे की ओर जो कोशिका होती है इसको हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका। समझ में आ रहा है ना, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये बीच में जो होता है इसको क्या करते हैं हम, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं, यहां सामने की ओर तीन कोशिका है, बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिका है, तो तीन कोशिकाओं में जो बगल बगल की दो कोशिका है, ठीक है, तीन कोशिकाओं में बगल बगल की जो दो कोशिका है, एक कोशिका तो हमारी ये है, ठीक है, दूसरी कोशिका ये है। ये दो कोशिकाएं जो होती है इनको हम कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। क्लियर हुआ। और बीच में ये जो कोशिका उपस्थित है, ठीक है, ये वाली, ये जो बीच में कोशिका उपस्थित है, ये वाली जो कोशिका बीच में उपस्थित है, इसको हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं इसको हम, इसी को हम कहते हैं अंड कोशिका।
या फिर अंडकोशा कहते हैं। तो अभी क्या समझ में आया आपको? मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता ये रहा हूं कि आवृतबीजी पादप में यह क्रिया यानी कि परागण से निषेचन की जो क्रिया होती है वो पराग कण के केंद्रक से बने। पराग कण का केंद्रक कौन सा हो गया? ये हो गया। पराग कण के केंद्रक से बने नर युग्मक। नर युग्मक यानी कि जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वो हो गया, तथा बीजांड में स्थित, बीजांड में स्थित यानी कि ये बीजांड की संरचना है, में स्थित अंडकोशा यानी कि ये वाली कोशिका के संयोजन से होता है। यानी कि अंड कोशिका और ये जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है परागकण में स्थित जो होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये इतना आपको यही 2 पॉइंट लिखना है और अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आगे की पॉइंट को आपको बताता हूं। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की जो पॉइंट है वो है पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है इसको अभी हम बात करते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अगला पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो बेटा पराग स्त्री केसर संकर्षण का मतलब क्या होता है पहले उसको आप जानिए। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूं। यहाँ पर पराग क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है और संकर्षण क्या होता है, मैं उसको एक एक पॉइंट को अभी आपको क्लियर करके अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट या शंका ना रह जाए कि भाई सर ने क्या पढ़ाया और हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, वो वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको एकदम फैक्ट बताऊंगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पराग क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखूं पराग का मतलब क्या होता है। ठीक है, पराग जो है वो शब्द मिला हुआ है पराग कण से। पराग शब्द है पराग कण से निकला हुआ। ठीक है, पराग शब्द पराग कण से निकला हुआ होता है और परागकण जो होता है वो नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, परागकण क्या होता है? एक नर युग्मक। ऐसा हम कह रहे हैं कि एक नर युग्मक होता है। परागकण क्या है? नर युग्मक है। ठीक, समझ में? दूसरी बात अगर हम कहते हैं स्त्री केसर का, तो स्त्री केसर क्या होता है? तो स्त्री केसर जो होता है वो एक मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग होता है। तो हमने इसको मादा जनन अंग क्यों कहा? क्योंकि बेटा देखिए जो स्त्री केसर होता है जिसको हम जायांग के नाम से भी जानते हैं, जायांग ही एक ऐसा भाग है जो किसी भी पुष्पीय पादप में यानी कि पुष्प देने वाले पौधों में स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसका ही नेतृत्व करता है। तो स्त्री केसर जो होता है वो मादा जनन अंग होता है। तो मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग आते हैं उसको भी देख लीजिए। फटाक से मैं छोटा सा एक स्त्री केसर का चित्र बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्त्री केसर का एक छोटा सा प्यारा सा हमारे द्वारा बनाया गया फिगर है। ठीक है, देखो अब अगर हम मादा जनन अंग की बात करते हैं स्त्री केसर में, तो यहां पर जो सबसे ऊपर आता है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। वो वाला वर्तिका नहीं जो आप कक्षा 6-7 में संस्कृत को पढ़कर आए हैं। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो संस्कृत की किताब चलती थी उस पर लिखा होता था वर्तिका और हिंदी पर लिखा होता था मंजरी। वो वर्तिका नहीं, ये पुष्प की एक भाग होती है वर्तिका। ठीक है, और इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय। समझ में आया बेटा? तो अगर हम कहें स्त्री केसर क्या है, तो स्त्री केसर मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भाग है जिसके अंदर वर्तिकाग्र आता है। ठीक, वर्तिका आता है और अंडाशय आता है। क्लियर हुआ? और वहीं पर अगर हम परागकण की बात करते हैं तो परागकण हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाता है जिसमें 2 परत होती है।
परागकण में क्या होता है, 2 परत होती है। और अगर हम बात करते हैं तो परागकण की जो बाहरी परत होती है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, जो कि स्पोरोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है। दुनिया में अभी तक किसी भी ऐसे केमिकल का या रासायनिक पदार्थ का खोज नहीं हुआ है जो इस स्पोरोलेनिन को तोड़ सके। और इसके अंदर की जो परत होती है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जो कि आसानी से टूट जाती है। इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं संकर्षण की, तो संकर्षण क्या होता है, संकर्षण को समझ लेते हैं। संकर्षण का मतलब होता है पारस्परिक क्रिया। ठीक है, संकर्षण को हम दूसरा नाम देते हैं पारस्परिक, क्या कहते हैं इसको यार, पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया, देखो पारस्परिक क्रिया का मतलब क्या होता है। तो यहां पर अगर हम बताएं, पारस्परिक क्रिया का मतलब ये होता है किसी विशेष काम के लिए, कोई भी विशेष काम हो जाए XYZ, जब उस विशेष काम के लिए 2 लोग आपस में बहुत गंभीर तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पारस्परिक क्रिया। ठीक, तो यहां पर लिखूं मैं, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या फिर कह लें लोगों द्वारा व्यक्तियों के बीच बीज लिख रहा हूं मैं, बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को या फिर वार्तालाप को संकर्षण कहते हैं। समझ में आया। किसी विशेष काम, कोई भी एक बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो और उसके लिए कुछ लोग आपस में इकट्ठा होकर के बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये काम कैसे किया जाए, किसको किसको कहा जाए करने के लिए, तो वो जो क्रिया होती है वो कहलाती है संकर्षण। तो बेटा यहाँ पर जो पराग इस तरीके से संकर्षण है, तो वहां पर भी यही क्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्यों कह रहा, पराग इस तरीके से संकर्षण का मतलब क्या होता है कि परागकण और स्त्री केसर के बीच में एक विशेष उद्देश्य को लेकर के बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है, और इसी क्रिया को हम कहते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। इतना समझ में आया। अभी मैं लिखवाता हूं क्या आपको लिखना है परीक्षा में कैसे, तो आप इसको समझने के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी का मैं बताता हूं कि कैसे होता है। देखो निषेचन की बात हम पढ़ रहे हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो परागण के समय क्या होता है, वर्तिकाग्र पर या फिर कह ले परागण के समय गलत परागकण भी उसी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। गलत परागकण भी आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा ये पुष्प है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, और यहाँ पर 2-3 पुष्प है, यहाँ पर एक और प्रकार का पुष्प है। ठीक है, अब क्या होता है, परागण होना हुआ है, यहाँ पर परागण की क्रिया होनी है। तो परागण के दौरान क्या होता है कि इस पुष्प का वर्तिकाग्र पर, इस पुष्प का परागण क्या हुआ,
यहां पर आया, इस पुष्प का परागकण यहां पर आया, साथ में ही इस पुष्प का भी परागकण यहां पर आ गया। ठीक है, साथ में क्या हुआ, इसका तो आया ही, साथ में इसका भी आ गया। तो क्या होता है कि परागण की क्रिया इस पुष्प के साथ होनी थी, परागण की क्रिया इस पुष्प के साथ होनी थी, लेकिन गलती से क्या हुआ कि इस पुष्प का भी परागकण आ गया, जो कि इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस पुष्प के परागकण की आवश्यकता इसको नहीं है। इस पुष्प के परागकण की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ये इसका जो परागकण होता है वो तो गलत होगा। तो बस इसी सही और गलत की पहचान करने की जो क्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं संकर्षण। समझ में आया? आगे क्या लिखेंगे उसको भी देख लीजिए। स्त्री केसर, स्त्री केसर में, स्त्री केसर में परागकण को पहचानने की क्षमता होती है। स्त्री केसर में क्या होता है, परागकण को पहचानने की क्षमता होती है। भाई आपके अंदर भी सही गलत पहचानने की क्षमता है। आपके साथ क्या गलत हो रहा है, कौन सा व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, कौन सा आपके साथ सही कर रहा है, ये तो आप भी पहचान सकते हैं। आपको कौन मार रहा है, तो आप, कोई मारेगा आपको तो आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, उसके ऊपर एक्टिविटी करेंगे ना। तो बस उसी प्रकार से भी यहाँ पर भी है, पुष्पों में भी होता है। वो बोलते नहीं तो क्या हुआ, अपना काम तो करते हैं कि जो स्त्री केसर होता है वो परागकण को पहचानने की क्षमता रखता है कि भाई कौन सा परागकण हमारे लिए सही है, कौन सा परागकण हमारे लिए गलत है, उसको पहचानने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्षमता होती है कि कौन सा परागकण सही है और कौन सा परागकण गलत है। ठीक है, जब सही गलत की इसको पहचान हो जाएगा तो ये क्या करता है, जैसे आपको ही अपना खुद का एग्जांपल लीजिए, आपको ही सही गलत की पहचान हो जाए तो आप क्या करेंगे, सही रास्ते पर जाएंगे या गलत रास्ते पर? आप तो जाएंगे सही रास्ते पर ही, जहां पर आपको फायदा होगा। गलत रास्ते पर तो आप नहीं जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जब ये स्त्री केसर भी सही परागकण और गलत परागकण की पहचान कर लेता है तो वो गलत परागकण को अस्वीकृत कर लेता है। अस्वीकृत का मतलब उसको नहीं लेता है, उसको आगे नहीं ले जाता है। तब गलत परागकण को स्त्री केसर द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, गलत पराग को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इतना समझ में आया? जब गलत परागकण को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तो बचेगा केवल सही परागकण। जब सही परागकण बचता है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आगे की प्रक्रिया क्या शुरू होती है उसको भी देखते हैं। एक चित्र बनाया हुआ है परागकण का अंकुरण, और टॉपिक भी हमारा क्या है, परागकण में अंकुरण। तो यहाँ पर देखिए कुछ परागकण ऐसे हैं जिसमें अंकुरण हो रहा है। ठीक है, कुछ परागकण ऐसे हैं जिसमें अंकुरण हो रहा है, और इसी में एक परागकण ऐसा है जिसमें अंकुरण नहीं हो रहा है। तो ये परागकण क्या है, ये हमारा गलत परागकण है। अब इस गलत परागकण में अंकुरण की क्रिया तो होगी नहीं। जब अंकुरण की क्रिया नहीं होगी तो इसमें परागनलिका भी नहीं बनेगा। जब परागनलिका नहीं बनेगा तो नर युग्मक जो होता है वो आगे नहीं जाएगा।
अब अगर हम बात करते हैं तो परागकण के अनुकूलन के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार होता है, तो परागकण के अनुकूलन के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार होता है जो परागकण में अनुकूलन करवाता है, जिसका नाम होता है एक्सटेसिन प्रोटीन। ठीक है, इसको कहते हैं हम एक्सटेसिन प्रोटीन। एक्सटेसिन प्रोटीन जो होता है वो परागकण में अनुकूलन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही परागकण इस वर्तिकाग्र पर आता है, जैसे ये वर्तिकाग्र है और यहाँ पर जो परागकण आया, ठीक है, ये परागकण आया इस वर्तिकाग्र पर, तो ये जो स्त्रीकेसर होता है वो यहां से इस प्रोटीन का श्रावण करने लगता है, प्रोटीन को बाहर निकालने लगता है। तब परागकण जो होता है वो फूल जाता है। परागकण क्या होता है, फूल जाता है, और फूलने के बाद यहां से पतली पतली नलिकाएं निकलनी शुरू हो जाती है, पतली पतली नलिकाएं निकलनी शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ पर चित्र में एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये नलिकाओं को हम कहते हैं पराग नलिका। क्या कहते हैं, पराग नलिका। ठीक, अब इस पराग नलिका में क्या क्या चीज होता है, परागकण है, परागकण से पराग नलिका निकली, और इसी पराग नलिका में हमारा मेल गैमेट, यहाँ पर 2 डॉट दिख रहा है, वो 2 डॉट नहीं बल्कि परागकण से निकला हुआ नर युग्मक है, जो आगे चल करके निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। यही पराग नलिका क्या होती है, आती है, आने के बाद बीजांड द्वार से प्रवेश करते हुए अंड कोशिका के पास पहुंच जाती है। अब इसी पराग नलिका से ही जो पराग कण के निकला हुआ नर युग्मक है वो आएगा अंड कोशिका के साथ मिल जाएगा। मिलने के बाद निषेचन की क्रिया को अंजाम देगा, और कुछ समय के बाद जो अंडाशय होता है वो एक फल बनकर के तैयार हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।